भी हम करवा देंगे। जी। चलिए, तो पंचायती राज का परिचय ले लेते हैं, क्या होता है पंचायती राज वगैरह थोड़ा सा जान लें। ठीक है, तो जो पंचायती राज सिस्टम है उसको आप लोग जानते हैं कि उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। ये इंट्रोड्यूस किया ही गया था किस लिए, ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग को पता होगा कि आप लोगों को कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान चल रहा था 1952 से। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं कि विकास हो रहा था, विकास के कौन कौन से स्तर थे। एक तो केंद्र सरकार में जो सांसद थे वो विकास करते थे, या राज्य सरकार में जो विधायक थे वो विकास का कार्य करते थे। लेकिन आपके जो लोकल स्तर पे विकास होता था उसको करने वाला कोई कोई व्यक्ति था ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ कुछ जो है कि कभी ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम, कभी नेशनल क्या कहते हैं नेशनल एरिया एक्सटेंशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। लेकिन कोई भी प्रोग्राम इस तरीके का सफल नहीं था ताकि ग्रास रूट लेवल पे काम हो सके। आप सिंपल सा बात समझिए, मान लीजिए आपको आपके एमएलए से एक रोड बनवाना आपके गांव में, आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि आपका एमएलए कौन है, कहाँ है, नहीं है। तो उसके लिए चाहिए ना एक व्यक्ति जो कि आपके गांव में रहे और आपके गांव का रोड, नाली, गली ये सब एटलीस्ट बना सके। ठीक है, तो उसी के लिए जो है कि सरकार ने एक समय में सोचा कि कहीं ना कहीं जो है कि जो विकास है वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जो वर्किंग बॉडी है कुछ बॉडी को बनाया जाए। तो इसी ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में चल रहा था। ठीक है, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ये 1953 से ये प्रोग्राम चल रहा था। इस दोनों प्रोग्राम को ही जज करने के लिए, इस दोनों प्रोग्राम में क्या वृद्धि होना चाहिए, बेटरमेंट क्या होना चाहिए, बेटर सजेशन क्या दिए जाने चाहिए, इसी के लिए बलवंत राय मेहता जी को, ये नाम ध्यान रखिएगा, यही बलवंत राय मेहता जी पंचायती राज शब्द देने वाले, पंचायती राज के जनक माने जाते हैं बलवंत राय मेहता जी। तो दो प्रोग्राम था, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, दूसरा था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 का था। इस दोनों को जो है कि इसमें अच्छे बेटर मेजर सजेस्ट करने के लिए, बेटरमेंट ऑफ वर्क के लिए जो है कि बलवंत राय मेहता जी को जनवरी 1957 में एक उनके जो है कि क्या कहते हैं कि हेडिंग में एक कमेटी का गठन करवाया गया और उनको बोला गया कि कैसे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके, जमीनी स्तर पर जाके काम हो सके, उसके लिए जो है कि आप सजेशन दीजिए। तो उन्होंने जनवरी 1957, आजादी के बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, इस बात का ध्यान रखेंगे, जनवरी 1957 में उनको बोला गया था। उन्होंने अपना रिपोर्ट 1957 नवंबर में दे दिया था। उन्होंने एक शब्द को बोला देने के साथ ही, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये शब्द उन्होंने दिया और बोला कि यही एक रास्ता है, ये रिकमेंडेशन है हमारा कि आप किसी भी सूरत में जब आप चाहते हैं कि विकास अंतिम स्तर तक पहुंचे, लोगों को अंतिम निचले पायदान तक जाए, तो आपको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। और उसी को जो है कि अल्टीमेटली नाम उन्होंने दिया था पंचायती राज। पंचायती राज का लिटरल मीनिंग होगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, जो पावर है उसका क्या कहते हैं विकेंद्रीकरण करना, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। उन्होंने उसके लिए स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बताए थे बलवंत राय मेहता जी ने। क्या क्या रिकमेंडेशन बताए थे? उन्होंने बोला कि जो सांसद है केंद्र स्तर पर, जो विधायक है राज्य स्तर पर, वो तो है ही है, जिला में जाकर के 3 टेयर का जो है कि पंचायती राज सिस्टम बनाइए। गुड इवनिंग विवाकर। 3 टेयर का जो है कि पंचायती राज सिस्टम बनाइए। पहला जो है कि गांव के लेवल पे क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए। उसके बाद जो है कि पंचायत समिति होना चाहिए ब्लॉक लेवल पे, गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायती राज समिति, सॉरी पंचायत समिति, और जिला के स्तर पे जो है कि जिला परिषद होना चाहिए। ये 3 जो है कि लेयर उन्होंने बताए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लंबा चौड़ा सजेशन दिया है, उनके सजेशन से कई बार सवाल रहता है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। पहला ही उनका कौन लेवल बताया? ग्राम स्तर पे, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद। ठीक है, ये रिकमेंडेशन उनका था कि इस 3 लेवल को इस्टेब्लिश कीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो क्या कहते हैं कि इलेक्शन इसका कैसे होगा, तो उन्होंने बताया कि जो भी है विलेज पंचायत लेवल पे उसको जो है कि डायरेक्टली इलेक्शन करवाइए। उसके बाद जो है कि पंचायत समिति और जिला परिषद लेवल पे इनडायरेक्टली इलेक्शन करवाइए। देखिए, जो बलवंत राय मेहता जी ने कहा है वो सीधा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लागू नहीं हुआ है।
सब लोगों का अलग अलग रिकमेंडेशन है। अशोक मेहता समिति अलग रिकमेंडेशन आएगा, लक्ष्मण मनोज सिंघवी समिति अलग रिकमेंडेशन आएगा। तो आपको हर रिकमेंडेशन में पता रहना चाहिए कि किन्होंने क्या क्या बोला था, किन्होंने न्याय पंचायत के बारे में बोला था, किन्होंने जो है कि संविधान में इसको शामिल करने के बारे में बात बोला था। ये आपसे पूछा जाता है। अगर आपके पास क्या कहते हैं बुक हो, वो क्या घटना चक्र का, तो उसमें देखिएगा कि अलग अलग लोगों का नाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किन्होंने 3 लेयर का बात किया था, किन्होंने 2 लेयर का बात किया था, यही सारा चीज इसमें पूछा जाता है। इन्होंने क्या बोला कि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 लेयर होना चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। दूसरा, इलेक्शन के बारे में इनका क्या कहना था कि जो पंचायत लेवल पे इलेक्शन हो डायरेक्टली हो, उसके बाद क्या कहते हैं पंचायत पंचायत समिति और क्या कहते हैं जिला परिषद का जो इलेक्शन हो वो क्या हो, इनडायरेक्टली हो। इनका ये कहना था। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो प्लानिंग होना चाहिए और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होना चाहिए वो जो है कि इसी बॉडी को दे दीजिए आप लोग। ठीक है, पंचायत समिति जो है कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा और जिला परिषद जो है वो एडवाइजरी बॉडी बनेगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जनवरी 1958 में इसके कुछ सुझावों को इंसिस्ट किया। बट ठीक है, आपने सुझाव दे दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद जो है कि उन्होंने माना कि बात सही है कि अगर लोकल लेवल पे हमको विकास पहुंचाना है तो इस तरीके से हमको काम करना चाहिए। लेकिन बहुत जो है कि क्या कहते हैं मास लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके बाद इसी के सुझाव को मानते हुए 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट में, जो राजस्थान में पड़ता है नागौर जिला, वहां पे जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायत समिति क्या कहते हैं पंचायती राज का स्थापना किया था जाकर के। आपको पता होगा ये बात सब लोग जानते हैं। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में जाकर के इन्होंने पंचायती राज का स्थापना किया था। और उसके बाद हुआ क्या 1960 के दशक में कि कुछ राज्य जैसे कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और क्या कहते हैं केरला, राजस्थान, इन सब लोगों ने क्या किया कि अपने अपने स्तर से जो है कि पंचायती राज संस्था को बना दिया इनके रिकमेंडेशन के आधार पे। कुछ राज्यों ने अपने अपने मन से, कोई किसी के ऊपर अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्डिंग नहीं है, 1960 का दशक चल रहा है। सबने क्या किया जैसे कि ये पश्चिम बंगाल ने क्या किया कि 4 स्तर का पंचायत बना लिया अपना स्थानीय स्वशासन शासन। ठीक है, तमिलनाडु ने 3 स्तर का बनाया, किसी ने जो है कि 2 स्तर का ही बनाया। और उसमें कोई जरूरी नहीं है कि किसी का रेगुलर चुनाव हो रहा है। जैसे अभी जो हो रहा है ये चीजें अलग है, ये चीजें 1992 के बाद आया है, जब इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। 1960 के दशक में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं एमडी नजीब अली। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि चलते रहा 1960 तक का सिस्टम ऐसे ही था। तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सब लोगों ने जो है कि ब्लॉक स्तर पर, किन्हीं ने पंचायत स्तर पर किसी तरीके से बनाया। लेकिन कहीं पे भी रेगुलर इलेक्शन 5 साल पे नहीं हो रहा था। पंचायती राज बॉडी को बहुत पावर नहीं दिया गया था। मुखिया का चुनाव होता था, कहीं कहीं नहीं होता था, किसी को कोई मतलब नहीं था। कहीं पे जिला परिषद होता था, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात ने जिला परिषद के पैटर्न को अपनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि ये पंचायती राज वाला सिस्टम जो है कि आपका आर्टिकल 40 में भी लिखा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी में ही आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में जिक्र किया गया है। क्या जिक्र है, किन्हीं को आइडिया है? एनीवन बताइए कोई। लगभग चीजें उसके गांव में ही मिल जाती थी, ये बात आपको पता होना चाहिए था। गांव अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई हुआ करते थे। आप पुराने जमाने के गांव को सोचिए जरा। उस समय जो कि मान लीजिए कि उसके यहाँ नाई उसी के गांव में है, लोहार उसी के गांव में है, जो चमड़ा काटने छीलने वाला सब उसी के गांव में है, किसान भी उसी के गांव में है। वो अपने आप में स्वतंत्र इकाई है। आज के समय में ऐसा गांव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनका अंबेडकर जी का विरोध इस बात को लेकर के था। महात्मा गांधी जी अगर मान लीजिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर देते हैं, मुखिया जी का चुनाव गांव में होने लगता है, तो हमारे लोग मुखिया नहीं बनेंगे। मतलब कि जो दबे कुचले SC ST समुदाय से हैं वो मुखिया नहीं बनने वाले हैं। मुखिया बनेंगे अपर कास्ट के लोग, और जो है कि वो फिर हमारा शोषण ही करने वाले हैं। तो उनका अपने कम्युनिटी को लेकर के था ऐसा। ठीक, उनका भी मानना अपने स्तर पे सही था। तो उसके बाद जो है कि आर्टिकल 40 में ही इसको जोड़ा गया है डीपीएसपी के तहत। इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा, ग्राम पंचायत को ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त संस्था की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो।
मतलब कि राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायत के संगठनों का गठन करेगा, उसके लिए कदम उठाएगा और उस ग्राम पंचायत को शक्ति प्रदान करेगा, जिससे कि वो जो है कि एक स्वायत्त इकाई के रूप में, एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो जाए। ठीक है, आज आपके सामने जो ब्लॉक है, जो ग्राम पंचायत है, वो लगभग एक ऑटोनोमस बॉडी है। उसको अपने आवश्यकता का फंड मिल जाता है राज्य सरकार से और उसके बाद जो है कि वो काम करते रहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 में इसी का जिक्र किया गया था। उसके बाद जो 1957 वाला बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट था, वो थोड़ा बहुत जहां तहाँ जैसे तैसे लागू हुआ, लागू हो नहीं पाया। फिर आगे आते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति को बनाया था जनता गवर्नमेंट ने। ठीक है, जनता गवर्नमेंट मतलब क्या, इमरजेंसी के बाद का काल चल रहा है, इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी हैं, मोरारजी देसाई सरकार में है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अशोक मेहता जी को बुलाया और उनको बोला गया कि आप, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठन किया गया और उनको बोला गया कि ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का बात जो बलवंत राय मेहता साहब कह के गए थे, किस तरीके से पंचायतों का विकास हो, उसके बारे में आप थोड़ा सा रिकमेंडेशन दीजिए। तो उन्होंने क्या बताया, बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर की कमेटी बताई थी, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, जिला परिषद। इन्होंने कहा, क्या कहा, 2 स्तर, एक 2 टियर सिस्टम होना चाहिए। पहला सिस्टम क्या होना चाहिए, जिला परिषद। दूसरा सिस्टम क्या होना चाहिए, मंडल पंचायत। मंडल पंचायत विलेज पे और जिला परिषद जिला में, बीच में कुछ नहीं। इनका सिस्टम यही था। ये इन्होंने 2 टियर का बात किया था। उसके बाद इन्होंने बोला था कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसको ऑफिशियली पार्टिसिपेशन में डाल दीजिए कि भाजपा का व्यक्ति होगा, जदयू का व्यक्ति होगा, जदयू का मुखिया चुनाएगा, भाजपा का मुखिया चुनाएगा। इस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का, इसको इसमें शामिल करवा दीजिए। उसके बाद इनका कुछ रिकमेंडेशन बहुत ही अच्छा था। एक रिकमेंडेशन था कि कंपलसरी टैक्सेशन सिस्टम इसको दीजिए, पंचायत को इतना मजबूत बनाइए, यहाँ पे ये लोग टैक्स मोबिलाइज खुद से कर सकें। आज तक लागू नहीं है ये बहुत जरूरी चीज है। किसी भी संस्था को आप पावर दे दिए हैं, वो अपना जो है कि संविधान बना सकता है, अपना काम कर सकता है, लेकिन अपना टैक्स ही नहीं ले सकता है, तो वो मजबूत कहाँ से हो गया। तो कंपलसरी टैक्सेशन सिस्टम के लिए इनको बोला गया था, जो कि आज तक लागू नहीं हो पाया है। उसके बाद इनको जो है कि सोशल ऑडिट के लिए बोला गया। इनका रिकमेंडेशन था, जो टैक्स ये लोग लेंगे, जिला परिषद की एजेंसी, जिला लेवल के बॉडी जो है, इसके टैक्स को ऑडिट कर पाए। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत मतलब सरपंच का जो है कि एक सेपरेट बॉडी बनाइए और वो जो है कि वो डेवलपमेंटल पंचायत से अलग होगा। डेवलपमेंटल पंचायत मतलब क्या, मुखिया जी आपका रोड बना दे रहे हैं, डेवलपमेंटल पंचायत। लेकिन सरपंच साहब क्या कर रहे हैं, आज के समय में आपका जो छोटा मोटा झगड़ा होता है उसका फैसला करते हैं, तो वो क्या, न्याय पंचायत है। तो डेवलपमेंटल पंचायत अलग रहेगा, जो कि सोशल डेवलपमेंट और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम देखेगा। न्याय पंचायत क्या करेगा, वो न्याय की बात करेगा वहां पे। उसके बाद जो है कि इन्होंने ही एक रिकमेंडेशन दिया था कि स्टेट में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और वो इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा, जाकर के पंचायती राज सिस्टम का इलेक्शन करवाएगा। उसके बाद इन्होंने ही बोला था, अशोक मेहता जी ने, कि 80 और एसटी के लिए रिजर्वेशन करवा देना चाहिए उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इनकी बहुत सारी बातों को लागू किया गया है। इनका सिर्फ ये 2 टियर सिस्टम वाला लागू नहीं करवाया गया है, बाद में की और बहुत सारी बातों को जो है कि बाद में लागू करवाया गया। जैसे कि एक बात था इनका कि ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो इनको लागू नहीं करवाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पंचायत में कोई पॉलिटिकल पार्टी आके चुनाव नहीं लड़ता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कंपलसरी टैक्सेशन की बात की थी, अच्छी बात है, लेकिन आज तक लागू हो नहीं पाई है, ये होना चाहिए था। सोशल ऑडिट की बात की थी डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसी पे, तो वो होना ही चाहिए। जब कंपलसरी टैक्सेशन आएगा तो उसका ऑडिट तो होगा ही होगा। उसका इन्होंने क्या बोला था कि इलेक्शन जो है कि 5 वर्ष में होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर बीच में क्या कहते हैं, पंचायत की बॉडीज डिजॉल्व हो जाती है, तो विद इन द 6 मंथ इसका इलेक्शन हो जाना चाहिए, री इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो आज के समय में भी वो सिस्टम लागू है हमारे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अशोक मेहता जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, इसी बीच में जनता सरकार गिर जाती है। तो ड्यू टू कोलैप्स ऑफ द जनता गवर्नमेंट, ये जो कमेटी का रिकमेंडेशन था, ये ऐसे ही धूल फांकते रह गया। इसका एक भी बात जो है कि लागू नहीं हो पाया। लेकिन इन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें की थी, अशोक मेहता जी ने जो अच्छी अच्छी बातें की थी, कुछ स्टेट ने जो है कि इनके बातों को अपनाया। जैसे कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश ने, उन्होंने जो है कि कुछ जो है कि पंचायती राज में सुधार करने के लिए अशोक मेहता जो कमेटी का रिकमेंडेशन था, इनको जो है कि अपनाया। उसके बाद फिर जो है कि कुछ और भी कमेटियां बनती हैं। कमेटी बहुत सारा बनती है, लेकिन सारी कमेटी का सारे रिकमेंडेशन याद नहीं रखना चाहिए। लेकिन कमेटी का नाम आप जरूर याद रखेंगे। जैसे
जी के राव समिति बना था 1985 में। इसको भी बोला गया था कि रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो है कि आप जाइए, जाके देखिए कि ये आज तक जो 1985 का दौर आ चुका है, 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, आजादी के इतने साल हो जाने के बाद भी जो ग्रामीण विकास है वो हो नहीं पाया। तो इनको यही दिया गया था, इनका टास्क था जी.वी.के. रॉ कमेटी 1985। ठीक है, इनका काम, इनको बोला गया था रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो चल रहा था, उसी को जाकर के ये चेक करें और बताएं कि किस तरीके से जो है कि और ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट हो सके। इन्होंने एक वर्ड बोला था, वर्ड ध्यान से याद रखिएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए इन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो बलवंत राय मेहता समिति जी ने कहा के गया था, उसको आज तक आप लोग लागू नहीं किए हैं। उसको जब तक आप लागू नहीं करेंगे तब तक जो है कि ग्रामीण स्तर पर विकास नहीं आ पाएगा। इन्होंने बताया था कि ग्रास विदाउट रूट्स, आप लोग बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, यहाँ पे जो ग्रास है ये विदाउट रूट्स है, ये टर्म इन्होंने ही दिया था। ये पूछा जाता है कि इनके द्वारा दिया गया है, तो जी.वी.के. राव जी ने ये बोला था कि आप जो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं वो हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ग्रास है वो विदाउट रूट्स है, वो ग्रास रूट तक आपका पंचायत का डेवलपमेंट नहीं गया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी कि जिला परिषद का गठन कीजिए, इलेक्शन करवाइए पंचायत का। ठीक है, 1985 में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। उसके बाद फिर दंतेवाला कमेटी भी आया 1978 में। इस तरीके से बहुत सारा कमेटी आपको मिलेगा। उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति आया था, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे जो है कि लागू हुआ था चीजें। एल.एम. सिंघवी कौन थे पता है? अभिषेक मनु सिंघवी का नाम जानते हैं? कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो। अभिषेक मनु सिंघवी बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कांग्रेस के हाँ बहुत बड़े सर, लीडर हैं। उन्हीं के उनके पिताजी फादर थे, थे। उन्हीं के पिताजी थे एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मण मनु सिंघवी उनका नाम था। ठीक है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार में जो है कि उनको रिकमेंडेशन देने के लिए बोला गया था, और राजीव गांधी सरकार ने चाहा था कि हम इसको लागू करवा देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी जी ने भी इसको लागू नहीं करवा पाया था पंचायती राज व्यवस्था को। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने सबसे पहली बार बात बोला कि ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बलवंत राय मेहता जी बोल के गए हैं, इसको जो है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दीजिए, संवैधानिक दर्जा प्रदान कीजिए, तब जाके हर राज्य के लिए ये कंपलसरी हो जाएगा कि आपको जो है कि हर 5 साल में चुनाव करवाना है, हर राज्य में पंचायती राज सिस्टम लागू होगा। उसके लिए, इसके बाद इन्होंने न्याय पंचायत के लिए जोर देके कहा था कि न्याय पंचायत होना ही चाहिए। ठीक है, और जो है कि विलेज पंचायत जो होगा उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेस मिलने चाहिए। इनकी बात इन्होंने की थी। उसके बाद जो है कि जुडिशरी का ट्रिब्यूनल स्थापित होना चाहिए न्याय पंचायत का, खास करके वकील थे तो ऐसा बात उन्होंने बोला था। ठीक है, लक्ष्मण मनीष सिंघवी के बारे में एक ही सवाल पूछा जाता है। सवाल ये रहता है कि जिन्होंने बोला था कि क्या कहते हैं, ये पंचायती राज समिति को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो संविधान में अगर दर्जा देने की बात इन्होंने की थी, तो लक्ष्मण मनु सिंघवी जी ने की थी पहली बार। फिर 1988 में जो है कि थंगून कमेटी आता है। थंगून कमेटी ने भी इसको बोला, रिकमेंडेशन दिया कि इसको जो है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दीजिए। उसके बाद फिर 1988 में गाडगिल कमेटी वगैरह आता है, बहुत सारी कमेटी आती है। अब होता क्या है देखिए, राजीव गांधी की सरकार आती है, 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के ये 1989 में लोकसभा में जाते हैं। राजीव गांधी की सरकार है। यही सवाल पूछा गया था 66वीं बीपीएससी में कि 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसने लाया था? तो राजीव गांधी की सरकार ने लाया था। और पंचायती राज की संस्था का संवैधानिक विकास यहीं से स्टार्ट होता है, किसको संवैधानिक दर्जा देने की बात चल रही है। ठीक है, तो 1989 में 64वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के ये लोकसभा में आए, और इस बिल को वो लोकसभा से पास करवा लिए थे, लेकिन राज्यसभा से वो बिल पास नहीं हो पाया था, और अंत में राजीव गांधी की सरकार जो है कि गिर जाती है। फिर अगला प्रयास किया जाता है कि इनके द्वारा, तो बीपी सिंह, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार था, उन्होंने जो है कि फिर प्रयास किया 1990 में, लेकिन बीपी सिंह ने भी इस बिल को पूरी तरीके से पास नहीं करवा पाया। तो फिर बीपी सिंह जी ने क्या किया था कि 1990 में जून 1990 में 2 दिन का कॉन्फ्रेंस बुलाया था स्टेट चीफ मिनिस्टर का, और उन्होंने स्टेट चीफ मिनिस्टर को ये समझाया कि आप का जो पावर है, क्या कहते हैं, एमएलए का पावर है, जो स्टेट लेवल पे पावर है, उसको डिसेंट्रलाइज कीजिए, पंचायत को पावर दीजिए, तभी देश का विकास हो पाएगा, राज्य का विकास हो पाएगा।
लेकिन कोई भी राज्य इस बात के लिए तैयार नहीं होता, तो अपना पावर कौन छोड़ना चाहेगा? एमएलए के नीचे आज मुखिया भी है, तो पहले तो सीधा एमएलए ही मालिक हुआ करता था नीचे, तो कोई पावर तो छोड़ना नहीं चाहता। आज के समय में प्रमुख है, जिला परिषद है, तो वो कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, कोई राज्य नहीं छोड़ना चाहता था अपना पावर। ठीक है, इसीलिए बीपी सिंह के सरकार में भी 1990 में भी ये बिल पास नहीं हो पाया था। तब आती है अंतिम घड़ी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। नरसिम्हा राव की सरकार 91 से लेकर के 96 तक चला था। नरसिम्हा राव सरकार ने ही इसको जो है कि पास करवाया था। आपको पता होना चाहिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पास करवा दिया था नरसिम्हा राव ने। 23 दिसंबर 1992 को यही बिल राज्यसभा से जाके पास हुआ। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए इसको भेजा गया। अब कहेंगे कि सर, जब बिल जर्मनी दिसंबर में ही पास हो गया था, तो अप्रैल काहे लगा दिए? 4 महीना क्या कर रहे थे बीच में बैठ के? आपको पता है कि जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन है, ये संवैधानिक संशोधन होने जा रहा है, तो स्टेट का भी जो है कि रिएक्टिफिकेशन चाहिए होगा। तो इस बीच में इस 4 महीने के अंतर्गत 17 स्टेट से इस बिल को रिएक्टिफाई करके अपने अपने विधानसभाओं से सहमति दे करके पास कर दिया था। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति साहब जी के लिए भेजा गया, और 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पे दस्तखत कर दिया था। और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में पूरी तरीके से लागू हो गया। अब क्या लागू हो गया, क्या हुआ, इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करना होगा हमको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये लाइन ध्यान रखिएगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 24 अप्रैल 1993 को हमारे देश में लागू हो जाता है। अब लागू होने के बाद क्या हो रहा है? सबसे पहले संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया, भाग 9। उसका टाइटल दिया गया द पंचायत। उसके अंदर आर्टिकल जोड़े गए 243 से लेकर के 243 ओ तक। टोटल 16 आर्टिकल थे, 243 से लेकर के 243 ओ तक। उसके बाद संविधान में एक नया शेड्यूल जोड़ा गया, शेड्यूल 11, और उसके अंदर 29 फंक्शन, 29 कार्य क्षेत्र जो है कि दिया गया, इसको क्या कहते हैं, पंचायती राज को। आपको पता होना चाहिए। और उसी तरीके जैसे ही ये सिस्टम लागू हुआ, तो हमारा जो आर्टिकल 40 था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डीपीएसपी में दिया हुआ था कि स्टेट शेल टेक द स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड इंड्यू द सिस्टम ऑफ पावर्स ऑथोरिटी मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम द फंक्शन यूनिटी ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब कि राज्य सरकार क्या करेगी, तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन करेगी, उसके बाद उसको पावर देगी। तो ये जो है कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन भी हो गया, उसके बाद उसको पावर भी दे दिया गया। इसको देने के बाद ये 3-4 लाइन याद कर लीजिए। भाग 9, आर्टिकल 11, सॉरी क्या कहते हैं, शेड्यूल 11, भाग 9, शेड्यूल 11, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, टोटल 29 कार्य क्षेत्र, टोटल 29 फंक्शन जो है कि पंचायती राज को दिया गया है। अभी हम लोग आर्टिकल 243 से लेकर के ए बी सी डी से लेकर के ओ तक भी याद करेंगे, और 29 के 29 इसके फंक्शन याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पूछा गया है। 66 में पूछ लिया था कि महिला आरक्षण किसके तहत आता है। 67 में पूछ लिया कि जो है कि क्या कहते हैं कि इसमें से कौन सा जो है कि पंचायती राज संस्था के अंतर्गत 29 कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। तो जब कुछ सवाल ही ऐसा पूछा जा रहा है, तब तो याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस लाइन को याद रखिए। उसके बाद क्या क्या हुआ वो चीज को समझिए। गुड इवनिंग सर, हाँ, काफी लेट में आया, सॉरी उसके लिए सर। अच्छा। तो जैसे ही ये कानून लागू होता है, तो जो है कि ये सिग्निफिकेंट कानून है आपका, बहुत ही बड़ा कानून है, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो है कि लैंडमार्क इवोल्यूशन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने जैसे ये कानून लागू होने के बाद ग्रास रूट डेमोक्रेसी जो जो बोलते हैं, जमीनी स्तर का डेमोक्रेसी, उसके इंस्टीट्यूशन को मजबूत कर दिया। जो मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी था, उसका ट्रांसफर हो गया पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में। आज तक हम लोग सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से डेमोक्रेसी में भाग लेते थे, लेकिन उसको जो है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बदल दिया गया। ये रिवॉल्यूशन था, ये एक्ट आने के बाद एक रिवॉल्यूशन आया डेमोक्रेसी में। ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी जो है कि वो कंट्री में पहुंच गई। जैसे ही ये एक्ट लागू हुआ, सारे के सारे राज्यों को ये अनिवार्य कर दिया गया कि आप अपने यहाँ पंचायती राज सिस्टम को लागू करेंगे। ठीक है, देखिए पंचायती राज जो सब्जेक्ट है, ये खुद में स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है। तो अब पंचायती राज के लिए जितने कानून बनेंगे, मुखिया का चुनाव 5 वर्ष पे होगा, ये तो लिखा हुआ है
92nd अमेंडमेंट एक्ट में ही तो स्टेट को उसके हिसाब से अपने कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ कानून बनाने का अधिकार मिल गया था और हर राज्य को कह दिया गया था कि आप अपने यहाँ जाके कानून बनाइए। अभी देखेंगे कैसे कैसे कानून बनाया, किस किस राज्य ने बनाया, पैसा एक्ट कैसे आया, फिर कहाँ कहाँ पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता, ये सारा चीजें भी देखेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है। उसके बाद जैसे ही ये ड्राफ्ट मॉडल बिल पास हो गया तो इस बिल में जो है कि कुछ बातें समझाई गई हैं पंचायती राज के बारे में, उसको समझिए। तो सबसे पहले पंचायती राज संस्था के बारे में समझाया गया ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम सभा? उसका जो अध्यक्ष जो होगा वो मुखिया होगा। मुखिया के द्वारा जो है मुखिया इस देखिए सभी ग्रामवासियों के गांव में ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि जितने भी पर्सन गांव में हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं इलेक्टोरल रोल में, यानी कि वोटर लिस्ट में एक गांव में जितने व्यक्ति का नाम है वो सभी के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के मेंबर होंगे। मुखिया जी के साथ बैठ के वो तय करेंगे कि रोड का जो पैसा इस बार आया है तो पहले कौन सा रोड बनेगा, पहले कौन सी गली नाली बनेगी। ये मुखिया जी को खुद से फैसला लेने का अधिकार नहीं है, ग्राम सभा मिलकर फैसला लेती है, बाकायदे उसका मीटिंग होता है, ठीक है। और उसी मीटिंग में तय होता है कि इस बार इतना पैसा आया है तो कहाँ कहाँ किस कौन कौन सा रोड बनेगा। जगमोहन की अम्मा को क्या कहते हैं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना, वो ग्राम सभा बैठ के ही तय करता है। बाकायदे उसमें बोलता है ना कि हमको ध्यान देना चाहिए, तो हमने तो मुखिया जी के ऊपर छोड़ दिया था, ठीक है, पंचायत सीरीज में। तो वो बात सही है कि जगमोहन की अम्मा को प्रधानमंत्री आवास मिलेगा कि विनोद को मिलेगा, ये बात बैठ के ग्राम सभा में तय होना चाहिए। जो सबसे पहले गरीब व्यक्ति है सबसे पहले विकास उसके तक पहुंचे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में कौन कौन लोग होंगे, जो उस गांव के वोटर लिस्ट में जिसका नाम होगा वो सभी के सभी सदस्य किसके होंगे, ग्राम पंचायत के होंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत का मतलब कि मुखिया जी और उसका सारा वार्ड मेंबर खाली है, वैसा नहीं है। ग्राम सभा का मतलब वो नहीं होता है। जो पंचायत ऑफिस में मीटिंग होता है तो वो खाली वार्ड मेंबर को वो लोग बुला लेता है, उसको होना चाहिए क्या, उसके साथ साथ जो है कि ग्राम सभा के भी लोग आने चाहिए उस मीटिंग में। तो ये पहला ग्राम सभा बनाया गया, ग्राम सभा का डिफिनेशन दिया गया। उसके बाद 3 टियर सिस्टम को लागू किया गया। 3 टियर सिस्टम मतलब आप जानते हैं कि हमारे देश में ये लागू है अभी। ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर, मीडियम स्तर पर जो है कि ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर पंचायत समिति, जिला के स्तर पर जिला परिषद, ये लागू है, ठीक है। इसको डिफाइन करवाया गया और इसमें बोला गया कि वैसे राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा नहीं है वो चाहे तो 2 टियर भी बना सकते हैं, एक ग्राम पंचायत का टियर और एक जिला का टियर, ठीक है। बीच वाला जो पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर पे उसको नहीं भी बनाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है, वो चलेगा, ठीक है। तो उन्होंने जो ये 20 लाख से जिनका ज्यादा क्या कहते हैं ये आबादी नहीं है उनके लिए ये छूट। इलेक्शन कैसे होगा मेंबर का, तो इलेक्शन मेंबर्स का और चेयरपर्सन का, आप जानते हैं कि 2 इलेक्शन होता है, एक मुखिया का इलेक्शन होता है, एक पंचायत समिति का इलेक्शन होता है, फिर प्रमुख का इलेक्शन होता है, जिला परिषद का इलेक्शन होता है और जिला परिषद अध्यक्ष का इलेक्शन होता है। तो कुछ इलेक्शन इसमें डायरेक्ट होता है, कुछ इलेक्शन इसमें इनडायरेक्ट होता है। बोलिए, पूछना क्या चाह रहे हो वो बोलिए ना। कैसे सर? देखो 8 से 10 के बारे में जानना चाह रहे हैं। गांव का ही छोटा यूनिट वार्ड होता है ना। गांव का डिफिनेशन क्या है कि गांव या तो पंचायत कैसे बनेगा, पंचायत एक गांव से बनेगा या कुछ गांव के समूह को मिलाकर बनाया जाएगा। जिस गांव की आबादी ज्यादा नहीं होगी, 10,000 के आसपास आबादी लिया जाता है, जिस गांव का आबादी लगभग 10,000 नहीं होगा उसमें 2-3 गांव को मिला के बनाया जाएगा एक पंचायत, ठीक है। तो उस गांव के अंदर मुखिया के नीचे वार्ड सदस्य काम करता है, ठीक है। वार्ड सदस्य उसी गांव को जो है कि 5-7 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 उसका वार्ड सदस्य हो जाता है। समझ में आ गया। तो जो वार्ड सदस्य का नियुक्ति होगा, जो मुखिया का चुनाव होगा, जो पंचायत समिति का चुनाव होगा और जो जिला परिषद का चुनाव होगा और सरपंच का चुनाव होगा, ये चुनाव होगा डायरेक्ट इलेक्शन इसका होगा। तो इनडायरेक्ट किसका किसका होगा, उप मुखिया का जब चुनाव होगा इनडायरेक्ट होगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं प्रमुख का जब चुनाव होगा तो वो इनडायरेक्ट होगा और जिला परिषद अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो कुछ चुनाव इसमें डायरेक्ट होता है, कुछ चुनाव इसमें इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो वही बोला जाता है कि इलेक्शन कैसे कैसे होगा, इसका डिफिनेशन इन्होंने दिया, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन की बात किया इन्होंने, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिल में था। सर एक चीज इसमें पूछना चाहेंगे। अभी जो आपने जो बात कही है उसको एक बार रिपीट करिए, किसका जो इलेक्शन डायरेक्ट किसका इनडायरेक्ट होता है। वार्ड मेंबर का, मुखिया का, सरपंच का, पंच का, पंचायत समिति का,
उसके बाद तुम्हारा क्या कहते हैं जिला परिषद का, ये सारे का सारा इलेक्शन डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट एक इलेक्शन मतलब होता है, हाँ, एक मतलब वार्ड मेंबर बोले, मुखिया बोले, पंचायत समिति बोले, सरपंच और क्या पंच, बोलते, सरपंच पंच, और जिला परिषद, इसका जो आप कोई कुछ बोल रहे हैं, यस सर, इसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। उसके बाद जो है यस कि सर, प्रमुख का, उप मुखिया का और जिला परिषद अध्यक्ष का, इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। वही ना सर, जो जो चुने गए सदस्यों के द्वारा जो बनाया जाता है वो हाँ, इनडायरेक्ट होगा। देखो पंचायत और जो समिति प्रमुख को वोट देगा, ठीक है, जिला परिषद सदस्य मिल करके अपने में जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव करेगा, सारा वार्ड मेंबर मिलकर उप मुखिया का चुनाव करता है, ठीक है। तो ये चुनाव इनडायरेक्ट होता है, ये याद ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, हाँ एक और चीज सर पूछना है इसमें। हाँ पर ये पूछना सर कि जैसे कि ग्राम स्तर पर जो मुखिया होता है, तो हाँ, पंचायत समिति स्तर पर कौन होता है सर? पंचायत प्रमुख? समिति देखो पंचायत समिति के स्तर पर पंचायत समिति ही होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है। नहीं सर, वो तो समझे सर, उसका प्रमुख कौन होगा? मतलब जैसे प्रमुख होगा, ग्राम पंचायत में प्रमुख ग्राम नहीं होगा पंचायत ना? में उसका हेड मुखिया होगा, ब्लॉक हम्म, स्तर पर उसका हेड प्रमुख होता है, बीडीओ के यस सर, समकक्ष प्रमुख होता है, ठीक है। यस सर, जो पंचायत जी, सचिव है उसके समकक्ष जो है कि मुखिया होता है, यस सर, ठीक है। और जो जी सर। डीएम होता है उसके समक्ष समकक्ष जाकर के जो जिला परिषद के लोग होते हैं, जीप अध्यक्ष जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो सर ये एक टर्म भी आता है सर, महापौर, ये सब, ये किस में आता महापौर है सर? ये वगैरह जो है कि हम लोग जब 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे, नगर निगम नगर परिषद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग, यस सर, ठीक ओके है। सर, यही अभी हम हमको लोग सिर्फ कंफ्यूजन था पंचायती राज की सॉरी। बात कर रहे हैं। देखिए एक तरफ जो है कि विधायिका के लोग होंगे, जैसे कि मुखिया जी हो गए, ये विधायिका के लोग हो गए, उसके साथ साथ कार्यपालिका का भी लोग रहेगा। तो जो सचिव जी दिख रहे हैं आपको, वो सचिव जी कौन है? वही कार्यपालिका के इनके समकक्ष लोग हैं। जो बीडीओ साहब हैं या बीपीआरओ साहब हैं, उसके समकक्ष प्रमुख रहते हैं वहां पे, ठीक है। और तो सर जिला जिला में कौन रहेगा सर? डीएम रहेगा, जिला परिषद सर अध्यक्ष। डीएम के सम्मुख जिला परिषद। हाँ, यस सर, आरडीओ जो पद जो अभी ये एस्टेब्लिश किया गया है, वो यही सचिव के पद के आसपास ही रखा गया है क्या, आरडीओ जो आरडीओ होता है का? ना, वो आगे चल के बीडीओ बन जाता है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर उसको बोलते हैं, उसी का प्रमोशन होकर जी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनता है, उसी को बीडीओ बोलते हैं आगे चल तो ये मतलब ये किस स्तर पे होंगे, के। ये ये ग्राम पंचायत? ये नहीं ब्लॉक स्तर पे होगा ना, यस, वही आरडीओ का हमको याद। पद ब्लॉक स्तर पे रहता है, ठीक है। चलिए सर रिजर्वेशन, हाँ डीएम के सम्मुख तो वो जिला चेयरमैन हो जाएगा सर। हाँ, चेयरमैन वो जिला, हाँ जीप अध्यक्ष जिसको बोलते हैं, जिला परिषद अध्यक्ष, वो उसके संपर्क में जी जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन की जी बात सर। कर रहे हैं, तो इन्होंने रिजर्वेशन यस, की बात की है कि ये कंपलसरी रिजर्वेशन है कि कम से कम 33% महिलाओं का सीट पंचायत में रिजर्व रहेगा। ये बात इन्होंने स्पष्ट लिख के दे दिया है, 92 से ये 92 संविधान संशोधन अधिनियम में लिखा हुआ है। 80 ST का पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन होगा, ये बात भी उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। जो ओबीसी का रिजर्वेशन है पंचायत में, राज्य चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। बिहार में लागू नहीं है ओबीसी का रिजर्वेशन, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके बाद इन्होंने बोला था कि कम से कम 33% रिजर्वेशन वुमेन को देंगे। तो बिहार में जब पंचायती राज अधिनियम 2006 वाला बनाया गया था, संशोधन किया गया था, उसमें बिहार पहला स्टेट था जिन्होंने महिला का रिजर्वेशन बढ़ा करके पंचायती राज संस्था में 50% कर दिया है। 50% सीधा रिजर्वेशन है अभी महिलाओं को ये बिहार में। तो बिहार का ही अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 10 राज्य हैं आज के समय में जिन्होंने 50% रिजर्वेशन दिया हुआ है महिलाओं को पंचायती राज संस्था में। ये याद रखिएगा, बिहार ऐसा करने वाला पहला स्टेट था, ठीक है। एक सर इसमें क्वेश्चन, एक सर हाँ, क्वेश्चन पूछना है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट। 50% रिजर्वेशन बिहार में लागू है महिलाओं के लिए। 80 ST का रिजर्वेशन जो है, मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन, उस पंचायत में पॉपुलेशन के हिसाब से है। मान लो जिस पंचायत में 80 ST है ही नहीं, उसका वहां रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। जिस पंचायत में 80 ST है, वहां उसका रिजर्वेशन लागू होगा, उसका रोटेशन से सीट घूमेगा, ठीक है। और ओबीसी का रिजर्वेशन राज्य के इच्छा की दृष्टि पे छोड़ दिया गया था कि आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि पंचायती राज जो है कि राज्य सूची का विषय है। तो कुछ राज्य ने ऐसा किया है, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया है, लेकिन बिहार में ये लागू नहीं है। उसके बाद इन्होंने चर्चा किया था ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत क्या होगा, तो ये जो पंचायती राज संस्था का ड्यूरेशन क्या होगा, तो आपको पता है ड्यूरेशन 5 साल का होगा।
उस 5 साल से पहले अगर कोई पंचायती राज संस्था भंग हो जाती है या उसके मुखिया का डेथ हो जाता है या किसी वार्ड सदस्य का डेथ हो जाता है तो उसका बाकायदा इलेक्शन करवाना पड़ेगा। विद इन द 6 मंथ आपका इलेक्शन हो जाना चाहिए और जो इलेक्शन होगा वो रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि वो फ्रेश इलेक्शन उसका हो जाएगा। जब पंचायती राज का और सदस्यों का कार्यकाल खत्म होगा उसके साथ ही जो है कि कार्यकाल उसका भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कि अभी केंद्र की सरकार गिर जाती है तो केंद्र की सरकार गिरेगी तो जो इलेक्शन होगा ना वो अगले 5 साल तक के लिए इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका कोई वार्ड सदस्य या मुखिया जी मर गए या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया किसी कारणवश, कुछ हो गया, तो उनका जो मान लीजिए कि वो 3 साल काम करके उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया या उनका डेथ हो गया, तो जो नए मुखिया का इलेक्शन होगा ना वो मात्र 2 साल के लिए होगा, अगले 2 साल के लिए, जो बचा हुआ कार्यकाल था उसके लिए। ठीक है, तो पंचायत में इस इलेक्शन का सिस्टम क्या है, जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए इलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसके इलेक्शन को करवाएगा कौन, ये भी चर्चा था। तो इसके लिए बाकायदे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा, राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा राज्य में। राज्य निर्वाचन आयोग का यही काम है कि पंचायत समिति, ये क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना और नगर निगम का चुनाव करवाना। इसका 2 ही काम है। स्टेट का इलेक्शन, जो मुख्यमंत्री वाला इलेक्शन होता है, एमएलए वाला इलेक्शन होता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये वही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो इसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा। और उसको हटाएगा कौन, तो गवर्नर को हटाने का अधिकार नहीं है, उसको हटाएगा राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय हटाने का उसका रिमूवल का प्रोसेस क्या है कि जिस तरीके से एक जज को, हाई कोर्ट के एक जज को जिस तरीके से आप हटाते हैं, सेम टू सेम उसी प्रोसेस से इनको भी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जा सकेगा, ये कहा गया था। उसके बाद इनको पावर दिया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पंचायती राज को पावर है ना कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने का, सोशल जस्टिस करने का। उसके बाद जो है कि 29 जो कार्य क्षेत्र है, अभी हम लोग देखेंगे 29 कार्य क्षेत्र में क्या क्या है। तो 29 कार्य क्षेत्र का भी जो है कि इनको पावर दिया गया है कि आप इसमें डेवलपमेंटल प्लान वगैरह खुद से अपने पंचायत का डिसाइड कर सकते हैं। रोड कहाँ बनेगा, नली गली कहाँ बनेगा, स्कूल कहाँ बनेगा, बाजार हाट कहाँ पे लगेगा, ये सब है उसके लिस्ट में। 29 विषय है उसको, और उस 29 विषय पर अपना काम कर सकते हैं। बात रहा, सब बात तो सही है, बढ़िया बढ़िया बात, मीठा मीठा बोले, फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा, यही दिक्कत है कि स्टेट से पैसा मिलता है। भाई जब आप बॉडी बना रहे हो, यहाँ पे मुखिया जी का चुनाव होता है, उसको टैक्स लगाने का भी अधिकार होना चाहिए था। आज तक टैक्स लगाने का अधिकार नहीं मिला। सब मतलब लंबी लंबी बातें कह दें, आप पैसा देवे नहीं करें, काम कैसे होगा। तो 3 तरीका सुझाया गया है पैसा देने का, जो उस समय 1992 में एक्ट बना था। उन्होंने कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज कर सकते हैं पंचायत को कि वो टैक्स लगा सके, लेवी कलेक्ट कर सके, ड्यूटीज लगा सके, टोल्स लगा सके और फीस लगा सके। ठीक है, ये सारा टैक्स लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि टैक्स लगा दिया, टोल लगा दिया, फी लगा दिया, ड्यूटी लगा दिया, ठीक है, लेवी लगा दिया, या तो वो लगा सके। सीधा सीधा पंचायत को ये अधिकार मिल जाना चाहिए। दूसरा तरीका उन्होंने सुझाया कि नहीं तो राज्य सरकार क्या करे कि कुछ टैक्सेस को डायरेक्टली असाइन कर दे कि इस मतलब कि मद में जो पैसा आएगा वो सीधा सीधा जो है कि पंचायती राज व्यवस्था को चला जाएगा। जैसे मान लो कि दारू से जो पैसा आएगा वो पंचायती राज को चला जाएगा, ये बालू बेचने से जो पैसा आएगा, जो टैक्स उसका सेल टैक्स मिलेगा, उससे जो है कि पंचायती राज व्यवस्था को चला जाएगा। ठीक है, जो भी मतलब कि एक तरीका होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया, नहीं कुछ समझ में आता है तो तीसरा तरीका है कि ग्रांट इन एड टू पंचायत को दे दीजिए, और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, 2 तरीके का कंसोलिडेटेड फंड होता है। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जिसको संचित निधि कोष भारत का कहते हैं। उसी तरीके से हर राज्य में भी राज्य का संचित निधि कोष होता है, उससे पैसा निकालिए और पंचायती राज बॉडी को दीजिए। मैक्सिमम राज्य में आज यही सिस्टम लागू है, ये तीसरा वाला सिस्टम लागू है कि वही ग्रांट इन एड इन लोगों को मिलता है। ग्रांट मतलब क्या होता है, खैरात में मिला हुआ पैसा, दान में दिया हुआ पैसा। तो राज्य सरकार अपने मतलब कि कोष से, उसका जो संचित निधि कोष रहता है, उससे कुछ पैसा जो है कि इन लोगों को, पंचायती राज बॉडी को असाइन कर देता है अपने बजट में कि कुछ कितना लाख करोड़ रुपया इस बार पंचायती राज विभाग को दिया जाएगा और ये पैसा जो है कि पंचायती राज बॉडी को मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना पैसा मिलेगा ये तय कौन करेगा? तो इसके लिए बाकायदे उसमें नियम बनाया गया है कि हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन बनेगा। एक फाइनेंस कमीशन तो केंद्र में बनता है, एक फाइनेंस कमीशन राज्य में भी बनेगा। केंद्र वित्त आयोग जो अरविंद पनगड़िया वाला बन चुका है, वो केंद्र का है, वो केंद्र और राज्य के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। यहाँ पे राज्य वित्त आयोग का भी गठन होता है। राज्य वित्त आयोग का जब गठन होता है तो ये क्या बताता है कि स्टेट
फंड से कितना पैसा पंचायती राज बॉडी को दिया जाए, उसके लिए वो फार्मूला सुझाता है। और वो गवर्नर जो है कि जैसे जिस तरीके से राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का उसका काम है कि राज्य और पंचायती राज संस्थाओं के बीच में पैसे का कैसे कैसे विभाजन होगा, कितना % पैसा पंचायती राज बॉडीज को दिया जाए, उसके लिए फार्मूला सुझाना। वही बताते हैं, उसके लिए वो फार्मूला सुझाते हैं। ग्रांट इन डेट कितना दिया जाना चाहिए, वही उसको बताते हैं, तरीका बताते हैं, मेजर्स बताते हैं, और वो फिर जो है कि पूरा अपना रिपोर्ट तैयार करके राज्यपाल महोदय को सौंप देते हैं। अब पंचायती राज संस्था में क्या हुआ, ऑडिट करने की बात है तो बाकायदे पंचायती राज का ऑडिटर भी रहता है, ठीक है, तो उतना डिटेल में जाना नहीं है। इस तरीके से जो मोटा मोटा बिल था वो केंद्र सरकार ने 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके ये बिल बना करके जो है कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिल, ड्राफ्ट बिल मतलब समझते हैं क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्ट बिल? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है? ये ड्राफ्ट बिल होता है ना कि एक मोटा मोटा खाका खींच के आपको दे दिया गया। अब राज्य, चूंकि पंचायती राज विषय राज्य सूची का है, हर राज्य अपने अपने यहाँ पंचायती राज अधिनियम लागू करेगा, अपने मतलब कि क्या कहते हैं विधानसभा से पास करवा के। बिहार भी अपना अलग पंचायती राज अधिनियम लागू करवाएगा, मध्य प्रदेश अपना अलग पंचायती राज अधिनियम लागू करवाएगा, राजस्थान अपना अलग पंचायती राज अधिनियम लागू करवाएगा। उसमें कुछ कुछ चेंजेज वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट बिल बना के दे दिया गया था। उसके बाद हर स्टेट ने अपने यहाँ इसको जो है कि लागू करवाया। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिन्होंने सबसे पहले पंचायती राज संस्थान को लागू करवाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब राज्यों ने करवाया था। उसके बाद सबसे बड़ा जो टॉपिक आता है हम लोगों के सामने कि जो 11th शेड्यूल का बात कर रहे थे, जिसमें कि 29 विषय राज्य सरकार के द्वारा सुझाए गए हैं, वो विषय कौन से हैं, वो विषय हम आपको दे देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये विषय को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जो है कि एग्जाम में 1-2 बार पूछ लिया गया था। कुछ विषय याद है किन्हीं को? 29 विषय था सर। हाँ, 29 विषय, 29 को 29 विषय याद होना चाहिए। जी बताते हैं। देखिए 29 विषय है, बता देते हैं। कृषि जिसमें कृषि एक विस्तार विषय है समझौता, इसका। भूमि विकास एक विषय है भूमि इसका। विकास, लघु सिंचाई, हाँ, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, हाँ, पशुपालन, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वन जीवन, हाँ, सामाजिक वन, वन जीवन, सामाजिक लघु वानिकी, वन उत्पत्ति, हाँ, लघु वन उपज, लघु उद्योग लघु उद्योग, आदि, हाँ, खादी ग्रामीण उद्योग, पीने वाला पानी, हाँ, ईंधन, पशु हाँ, चारा, हाँ, सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामीण, पेयजल, कुटीर गैर उद्योग, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मतलब बहुत सारा है, यही सब सार्वजनिक काम से, संपत्ति का। यही सब करने से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्ट सारा का सारा विषय याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 64वें बीपीएससी में 66वें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है? ये 67वें बीपीएससी में पूछा गया था। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है पुस्तकालय, ऑप्शन बी है ईंधन और चारा, ऑप्शन सी है ग्रामीण खेल, ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए। पुस्तकालय भी है, पुस्तकालय भी था इसमें। चलो पुस्तकालय को काट दो। ईंधन और चारा है? ईंधन और चारा, हाँ ईंधन भी है सर। ग्रामीण खेल है? देखो इसमें ग्रामीण खेल नहीं है। सबको लगता था ग्रामीण खेल है लेकिन तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है। उल्टा है, ग्रामीण खेल ही नहीं है, उसमें तकनीकी प्रशिक्षण है। जैसे पुस्तकालय हो गया, ईंधन चारा हो गया, तकनीकी प्रशिक्षण हो गया, शिक्षा हो गया, पेयजल हो गया, ग्रामीण आवासन हो गया, लघु वन उपज हो गया, मत्स्य उद्योग हो गया, बाजार और मेले हो गया, ये सारे विषय इसमें हैं। लेकिन जो ग्रामीण खेल है वो विषय इसमें नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ग्रामीण खेल इसमें नहीं है। कोची का बता रहे हैं सर 29 को जो उसमें है। 29 सर विषय को एक बार फिर से दिखाई दीजिए सर, बेहतर रहेगा। 29 विषय अगर याद ये एक आपको कर दीजिए, लिखा देंगे, तो भेज देंगे आपको। लिखा दीजिए। ओके सर, भेज दीजिए सर, ठीक है, तो बेहतर वही बता रहेगा। देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद फिर भेज देंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। कृषि, इसका नाम क्या है सर, किसमें आता है 29 विषय सर? ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्था को 29 विषय सुझाए गए हैं, इस पे उसको कार्य करना है, ठीक है। सर एक सर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेपीएससी में भी आया था, क्या इसको मतलब ये पंचायती राज व्यवस्था में क्या वहाँ के जो इलेक्शन जो बॉडी है
क्या वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ये अधिकार है कि वो राइट टू रिजेक्ट का जो उनको अधिकार मिला हुआ है सर? राइट टू रिकॉल राइट टू रिकॉल का रिकॉल अधिकार तो का कहीं नहीं है, किसी को नहीं है आज तक। सर एक बार सर ये कहीं पर पेपर में आया था कि कुछ राज्यों को राइट टू रिकॉल के अधिकार दिए गए हैं, मतलब कुछ राज्यों में पंचायतों को दिए गए थे ऐसे देखो राइट टू अलग अलग रिकॉल राज्य के। पंचायती राज अपना अलग अलग सिस्टम बनाया हुआ है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू है बिहार में अभी तत्काल रूप से, उसमें राइट टू रिकॉल कहीं नहीं है। हो सकता है अगर किसी को सर बिहार में है सर। राइट टू रिकॉल नहीं है भाई, तो ये हम लोगों को विषय पढ़ना है। विषय पहला विषय है कृषि, दूसरा विषय है भूमि विकास, तीसरा विषय है लघु सिंचाई जल प्रबंधन उसी के अंतर्गत है, चौथा विषय है पशुपालन, पांचवा विषय है आपका क्या कहते हैं मत्स्य उद्योग, छठा विषय है सामाजिक वानिकी, सातवां विषय है लघु वन उपज, आठवां विषय है आपका क्या कहते हैं धीरे धीरे सर। ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। कृषि हो गया, भूमि विकास हो गया, लघु सिंचाई हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य उद्योग हो गया, सामाजिक वानिकी हो गया, लघु वन उपज हो गया, लघु उद्योग हो गया जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण भी शामिल है, खादी ग्रामोद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, ग्रामीण आवासन है, पेयजल है, ईंधन और चारा है, सड़क है, पुलिया है, फेरी है, जलमार्ग है, उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण है जिसके अंदर के विद्युत वितरण है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आता है। उसके बाद अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, गरीबी उन्मूलन है, शिक्षा है जिसके अंदर के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय को शामिल किया गया है, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण है, पड़ौर और अनौपचारिक शिक्षा है जो बूढ़े लोगों को शिक्षा देते हैं, उसके बाद पुस्तकालय है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, बाजार और मेले हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता है, अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य वगैरह जो भी औषधालय वगैरह रहता है वो है, उसके बाद परिवार कल्याण है, महिला और बाल विकास है, उसके बाद समाज कल्याण है, उसके बाद जो कमजोर वर्ग है उसको जो है कि उसका कल्याण के बाद किया गया है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको कि पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बाद सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, मतलब कि जो जो हमारा सामुदायिक संपत्ति है उसका संरक्षण। इस तरीके से टोटल 29 विषय इस पंचायती राज व्यवस्था को सुझाए गए हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान दे लें, कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवासन, उसके बाद पेयजल, ईंधन और चारा, सड़क पुल पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पड़ौर और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, दुर्लभ वर्ग जिसमें कि SC ST आते हैं उसका कल्याण, उसके बाद जो है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामुदायिक संपत्तियों का संरक्षण। इस तरीके से ये 29 टोटल विषय हैं जिसको कि क्या कहते हैं इसमें सुझाया गया है। ये तो हो गया 29 विषय। उसके बाद इसमें जो है कि कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी बनाए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट वॉलेंट्री बनाए गए हैं इसी पंचायती राज संस्था के अंतर्गत। तो कौन कौन से सब्जेक्ट को कंपलसरी बनाया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट वॉलेंट्री हैं, ये भी पूछा जाता है। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभा का गठन करना ये कंपलसरी है। उसके बाद जो है कि पंचायती राज सिस्टम को लागू करवाना हर राज्य के लिए कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शन करवाना ये कंपलसरी है। 21 साल जो है कि मिनिमम एज होगा किसी भी पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए, वो कंपलसरी है। रिजर्वेशन SC ST को देना पंचायत में उसके मतलब कि क्या कहते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से तीनों स्तर पे, मतलब कि पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों स्तर पे SC ST को किसी को, महिला को भी रिजर्वेशन मिलेगा, ST ST को भी रिजर्वेशन मिलेगा, तो तीनों स्तर पे मिलेगा, ये कंपलसरी है। 1/3 वोमेन के लिए सीट रिजर्वेशन करना, मिनिमम 1/3 वोमेन का सीट रिजर्व हो, ये कंपलसरी है तीनों स्तर पे, ठीक है।
उसके बाद जो है कि फिक्स टेन्योर होना चाहिए 5 साल का, ये कंपलसरी है। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का बनाना, उसका नियुक्त करवाना, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, ये कंपलसरी है। स्टेट फाइनेंस कमीशन हर एक 5 वर्ष पे बनाना, ये भी जो है कि कंपलसरी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है। तो वॉलंटरी कौन है, मतलब अपने इच्छा के हिसाब से राज्य कौन क्या क्या कर सकता है। तो ओबीसी का रिजर्वेशन का जो बात कर रहे हैं वो वॉलंटरी है, आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है कि ग्रांट इन एड कितना देंगे नहीं देंगे, वो वॉलंटरीली है कि कितना आप जो है कि एड दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो है कि उसमें जो 29 सब्जेक्ट है, उसमें आप चाहें तो कुछ सब्जेक्ट जोड़ भी सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं लेकिन जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने लेवल से कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने बात किया था फाइनेंसेस का, तो स्टेट लेवल की लेवी देना, ड्यूटी देना, टैक्स लगाने का, टोल्स का, टोल नाका, बाजार हाट बाजार में जो है कि कुछ फीस लगा देना, जिसको फी बोलते हैं हम लोग। तो टोल, ड्यूटीज, फी, टैक्सेशन, ये जो है कि उसके ऊपर छोड़ा गया था। क्या कहते हैं कि राज्य सर के ये इसमें अंतर बताइएगा, लेवी, टैक्स, टोल, ये सब। लेवी, टोल, टैक्स, ड्यूटीज। ठीक है, देखो अंतर। टैक्सेस समझते हो, टैक्स तो समझ रहे हैं। ठीक है, टोल समझ रहे हो, उसके बाद फी समझ रहे हो, हाँ फिर भी समझ रहे हैं, एक ठीक तरह है। से परिभाषित नहीं कर पाते हैं। फी तो मतलब कि जैसे कि मान लो कि कोई बाजार लगा रहा है, किसी के ऊपर कोई फी लगा दिया। उसके बाद मसला आता है कि ड्यूटी क्या होता है। तो कस्टम वाला जो अधिकारी रहता है वो कस्टम ड्यूटी लेता है, सीमा शुल्क उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके मतलब कि पंचायत के अंतर्गत मान लीजिए कहीं दूसरे पंचायत का कोई व्यापारी आया बेचने के लिए कुछ, तो उसके ऊपर आप ड्यूटी लगा सकते हैं, तो वो पंचायत ड्यूटी कहलाएगा। जिस तरीके से कस्टम ड्यूटी होता है उस तरीके से ये ड्यूटी होगा। ठीक है, उसके बाद एक हो गया लेवी। तो जैसे कि आपका कहता है कि कई सारे उत्पाद के ऊपर लेवी लगाया जाता है। ठीक है, जिसको कि वो क्या कहते हैं, जैसे शराब के ऊपर या किसी और भी प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है, इसको वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है। ये ठीक है, सेल्स टाइप में ही होता है ना सर, सेल्स टाइप कर सकते हैं इसको। नहीं देखो, सेल्स टैक्स अलग चीज है, वो मतलब कि हर वस्तु पे लग जाएगा इतना परसेंट टैक्स। जैसे कि क्या कहते हैं, सर इक्विलाइजेशन लेवी सेल्स लगता है या शराब के ऊपर लगा देता है। नहीं, नहीं सर सेल्स टैक्स नहीं करे, सेल्स करे सर, सेल्स जो लगता है। क्या? हाँ हाँ, सेल्स टैक्स। उस तरीके की चीज को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि ये इनको बोला गया था कि आप लगा सकते हैं, म्यूट कर लें। अब हम लोगों को इसमें एक सेक्शन और पढ़ना है। वो सेक्शन क्या है कि जो पंचायती राज का क्या कहते हैं 243 वाला जो सब्जेक्ट था, 243 ए बी सी डी से ओ तक, ये टोटल 16 सब्जेक्ट इसमें मतलब कि 16 आर्टिकल दिए गए हैं। ये आर्टिकल पूछे जाते हैं आपको, ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल एक बार पूछ लिया गया था, शायद 66 में भी पीएससी या किसी में पूछा था कि जो महिला को आरक्षण देते हैं, ये पंचायती राज सब्जेक्ट मतलब कि ये आर्टिकल के किस आर्टिकल के तहत है। तो 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, 243 ई किसके अंतर्गत आता है, इस तरीके का सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन महिला को जो मिलता है वो किसके अंतर्गत आएगा, 243 डी के अंतर्गत आएगा। तो ये 243 ए बी सी डी से लेके ओ तक ये टोटल आपको सारा का सारा याद करना पड़ेगा। तो हम आपको आज लिस्ट दे देंगे, कल सारे लोग उसको याद करके आएंगे, कल हम पूछेंगे बकायदे इसको। ठीक है, तो देखिए 243 में डेफिनेशन बताया गया, आर्टिकल 243 के अंतर्गत पंचायती राज का डेफिनेशन बताया गया है, पंचायती राज क्या होगा। 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा का डेफिनेशन बताया गया कि ग्राम सभा क्या होगा, जो बताया ना कि उस मतलब कि क्या कहते हैं पंचायत के अंतर्गत जितने लोग वोटर लिस्ट में जिसका इसका नाम होगा वो ग्राम सभा के मेंबर कहलाएंगे। 243 ए में इस बात का जिक्र किया गया है। उसके बाद जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत 243 बी में बताया गया है कि पंचायत का जो है कि गठन करेंगे। 243 सी में बताया गया है कंपोजिशन ऑफ पंचायत की, कंपोजिशन कितना होगा, कितने मतलब कि लोगों को आबादी के बीच में एक पंचायत बनेगा। 243 डी में बोला गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, इसका जिक्र किया गया है। 243 ई में बोला गया है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, कितना कार्यकाल होगा पंचायत का, ये ई में बोला गया है। तो
ABCDE, ई होता है 5 नंबर का होता है ना, तो ड्यूरेशन कितना होगा 5 पे 5 साल, तो ई मतलब कि 5 साल 5 नंबर, तो ड्यूरेशन हो गया 5 साल। इस तरीके से कुछ ट्रिक बैठा के याद कर लीजिए। उसके बाद ड्यूरेशन दिए तो उसके बाद उसका डिस्क्वालिफिकेशन का भी कुछ रूल होगा। तो एफ में जो 243 एफ है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बात की गई है। उसके बाद 243 जी है, उसमें जो है कि पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, इसकी बात की गई है कि इसको कुछ पावर दिए गए हैं, इसके पास कुछ अधिकार हैं और इसके कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ये 243 जी में दिया गया है। 243 एच में इस बात का जिक्र किया गया है कि पावर टू इम्पोज टैक्सेस, ये दिया गया है पंचायती राज को इम्पोज करने के लिए, लेकिन ये लागू नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। 243 आई में बोला गया है क्या कि कंस्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, ये 243 आई में बोला गया है फाइनेंस कमीशन का गठन करने के बारे में। 243 जे में बोला गया है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, पंचायती राज के अकाउंट क्या क्या कहते हैं उसका ऑडिट होगा कि आपने पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया है, सही तरीके से इस्तेमाल किया है या गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद फिर 243 के में बोला गया है इलेक्शन टू द पंचायत, पंचायत में इलेक्शन कैसे होगा। 243 एल में बोला गया है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरेटरी, ये मतलब कि यूनियन टेरेटरी में किस किस तरीके से ये लागू होगा उसका जिक्र किया गया है। 243 एम, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा इस बात पे। 243 एम जो है ये बोला गया है इसमें कि पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, इस पे आएंगे, पेशा एक्ट जब पढ़ाएंगे तो 243 एम का बहुत जिक्र होगा अभी आपके सामने। 243 एम में बोला गया है वैसे 10 राज्य जहां पर कि 5th शेड्यूल के अंतर्गत जिसको शेड्यूल एरिया घोषित किया गया है वहां पे पंचायती राज बॉडी लागू नहीं होगा। पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारे राज्य हैं, वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि SC/ST की आबादी बसती है, वहां पे पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता है। उसके अंतर्गत पेशा अधिनियम लागू होता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, उसको भी पढ़ना है, वो एक्ट लागू होता है। ये एक्ट जो है कि लागू नहीं होता है पंचायती राज वाला 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 10 राज्य के अंतर्गत जो शेड्यूल एरियाज घोषित किए गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही शेड्यूल एरिया घोषित किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। ये प्रश्न इस बार के यूपीएससी में पूछा गया था 2024 में। ठीक है, तो वैसे एरिया जहां पर कि पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता है तो वो 243 एम के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर पंचायती कुछ लॉ के बारे में जिक्र किया गया है 243 एन के अंतर्गत, और 243 के ओ जो लास्ट इसका आर्टिकल है, इसमें 16 आर्टिकल है टोटल, इसमें बोला गया है कि इलेक्टोरल मैटर जो कोर्ट में जाएगा तो वो किस तरीके से जाएगा, इसका जिक्र इसमें किया गया है 243 ओ के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पूरे विषय के लिस्ट हैं, इसको एक बार दो बार जब हम लोग पढ़ेंगे तभी ये चीजें जो है कि याद हो पाएंगी। उसके बाद कुछ प्रश्न इसमें ऐसे आते हैं जो कि क्या करते हैं, सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं कई बार। जैसे कि भारत में पंचायती राज का जनक किसको बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, पंचायती राज का नहीं। पंचायती राज का अगर जनक पूछेगा ना, मतलब जनक तो नहीं पूछेगा, उसका वास्तुकार पूछेगा, तो उसका नाम पंचायती राज का वास्तुकार कौन होगा? तो बलवंत राय मेहता। स्थानीय स्वशासन और का अगर अगर जनक बोला जाएगा तो बोला जाएगा स्थानीय स्वशासन का जनक तो सर अगर ये मॉडर्न में बोला जाए तो सर नहीं मॉडर्न में अगर सर बोला जाए तो इसको कॉर्नवालिस को ये इसको लॉर्ड रिपन। हाँ, लॉर्ड रिपन को बोला जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन, सॉरी सर, लॉर्ड रिपन को। लेकिन अगर एंशिएंट में बोला जाए तो ये चोलों का था सर, एंशिएंट तो चोल का था। चोल साम्राज्य, हाँ 66वें बीपीएससी में पूछा गया था कि एंशिएंट समय किस साम्राज्य के अंतर्गत जो है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो चोल साम्राज्य में जो है कि ये लागू होता है। बहुत बेहतरीन उसका पंचायती राज सिस्टम था। ठीक है, ये पूछा जाता है। इसके बाद जो है कि पूछा जाता है कि पहली बार किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति का दर्जा प्रदान करने के लिए संतुष्टि किया था? तो कौन सा समिति था? सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, लक्ष्मण मनु सिंघवी समिति, जो अभिषेक मनु सिंघवी के पापा जी थे, उन्होंने ही बोला था कि संवैधानिक दर्जा प्रदान कीजिए इसको। ठीक है, इस समिति ने जो है कि पंचायतों में चुनाव नियमित रूप से करवाने का अनुशंसा किया था। तो जो GBK राव समिति है, उन्होंने 1985 में राव समिति ने बोला था कि जो है कि इसको करवाइए।
जो है कि एक स्टेटमेंट आता है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र में बटे हुए हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? चार्ल्स मेटकॉफ का है, या बर्क का है, कनिंघम का है, या रिपन का है? रिपन का सर। नहीं जी, सुनिए स्टेटमेंट को ध्यान से। भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। कनिंघम। कनिंघम का है सर। हाँ, कनिंघम का ये कहना था कि भारत की राज्य व्यवस्था जो है कि छोटे छोटे गणतंत्र है। ठीक है, ये बोला गया था कनिंघम, सॉरी कनिंघम नहीं, चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा बोला गया था। सॉरी, कनिंघम के द्वारा नहीं, चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा बोला गया था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। एक जो क्वेश्चन पूछा गया था 66वीं बीपीएससी 2020 में कि 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संवैधानिक संशोधन बिल से हुआ था? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? 61वां संविधान संशोधन बिल, 62वां संविधान संशोधन बिल, 63वां संविधान संशोधन बिल, 64वां संविधान संशोधन बिल? राजीव गांधी ने कौन सा लाया? हाँ, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसकी संवैधानिक शुरुआत हुई थी, लेकिन ये लागू नहीं हुआ था। जो अभी लागू है वो कौन सा नंबर का लागू है पता है? जो 72वां संविधान संशोधन विधेयक है वो लागू किया गया है। ध्यान दीजिए, 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 ये लागू, यही आगे चल के बना क्या था? तो ये जो है कि ये बन गया आगे चल करके 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बना। तो संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन अधिनियम में क्या अंतर है बताइए कोई? विधेयक वो हुआ कि जिसको लेके आए एक लॉ जो हमने प्रस्तुत किया, एक जो है हमने जो है विचार या एक तरह से ड्राफ्ट जो है एक प्रस्तुत किया। वो जो एक्ट जब बन जाता है तब वो जो है आपका, उसको हम लोग कहेंगे कि ये अधिनियम बन गया। उसको अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होता है उसको विधेयक बोला जाता है, और जब वो लागू हो जाता है तो उसको अधिनियम बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारा अधिनियम था ये 72वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, और जब ये अधिनियम में कन्वर्ट हुआ तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था। तो 72 और 73 में कंफ्यूज मत कीजिए। ठीक है, लागू कब हुआ है? 24 अप्रैल 1993 को। जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक है जो नगर पालिका को लेकर के, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, तो वो जो है कि 1 जून 1993 से लागू है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 40 में इसका जिक्र है, ये आपको पता है। अब एक सवाल पूछा गया था कि 29 कार्य जो विषय है उसकी सूची कौन से आर्टिकल में दर्शाया गया है? 243H, 243G, E, ABCD किस में दर्शाया गया है? तो 243G के अंतर्गत पंचायत के जो 29 विषय हैं वो सुझाया गया है। ठीक है, 243G के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आज आप लोगों को टेलीग्राम पे दिया था हमने, पंचायती राज संरचना में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान से सुनिएगा इसको, या तो अगर क्वेश्चन किसी को पढ़ना है तो टेलीग्राम में है डाला हुआ, पढ़ सकते हैं जाकर के। पहला उसमें ऑप्शन था, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। इसमें कथन गलत चुनना है आपको। पहला कथन है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। दूसरा कथन है, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। तीसरा कथन है, प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। चौथा कथन है इसका, ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे। इसमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना। चौथा वाला गलत है सर। चौथा वाला सर नहीं जी, चौथा वाला नेसेसरी नहीं है ना। क्या इसमें कह रहा है कि पहला गलत है क्या? ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर का पंचायत गठन नहीं कर सकेंगे। ये बात तो सही है कि जिसका जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है तो उसको बोला ही गया था कि आपको मध्य स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, हाँ। मतलब नहीं, जो जिला पंचायत समिति है ब्लॉक स्तर वाला उसको नहीं लागू करेगा। इसमें सी गलत गलत है ना सर? नहीं,
देखो ठीक है। विधानमंडल विधि बनाएगा, ये बात सही है। तो तीसरा गलत कर रहे हैं तुम। तीसरा गलत है कि प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। प्रत्येक राज्य हाँ नहीं हाँ कर ये पाएगा, सही है जो यही सही है सर। ठीक है, ठीक। प्रत्येक राज्य नहीं कर क्योंकि पाएगा। जिस राज्य का जनसंख्या 20 लाख से कम हो जाएगा तो प्रत्येक राज्य में से तो हाँ सर। घट गया ना, जी सर। ठीक है। लेकिन वो ऐच्छिक है सर। क्या? जैसे 20 लाख है ना, तो वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ये जरूरी नहीं है। वो 3 लाख कर सकता है, ये ऐच्छिक है वो। उसको, हाँ वो एक्चुअली वो ऐच्छिक तो है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन हाँ। पूछा गया है उसके मतलब कि ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, ठीक है। तो वही हम्म ऐच्छिक को आपको इसके 3 नंबर ऑप्शन से काटा देना पड़ेगा, हम्म ठीक है। बिहार राज्य पंचायती अधिनियम से भी कुछ सवाल है कि बिहार राज्य पंचायती अधिनियम के तहत जो है कि किस वर्ष से महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया? 2005 2006। फंस जाते हैं। 2006, 2005 नहीं, 2006। तो इस तरीके से जो है कि पंचायती राज के विषय में बहुत सारी बातें हम लोगों ने आज किया। आप कृपया करके जाइए, अभी ही ताजा ताजा जा करके घटना चक्र उल्टाइए और घटना चक्र में जितने भी सवाल है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। आई थिंक कि मैक्सिमम सवाल आप कर पाएंगे। जो सवाल आपसे नहीं बने कृपया करके उसको लाइएगा, उसको हम लोग जो है कि जी जी जी। डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सर बहुत राइट टू रिकॉल वाला देखे अभी सर गूगल पे, वो राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में लागू है। एक राज्य में भी राइट टू रिकॉल लागू है, ये सही बात है। कैसे लागू है इसको समझा देते हैं। बिहार राज्य में भी राइट टू रिकॉल लागू किया गया है। कैसे? कि मुखिया को क्या कहते हैं, अगर मान लो कि एक वार्ड में 11 वार्ड मेंबर है, उसमें से अगर उसका जो 50% से अधिक वार्ड मेंबर उसके अगेंस्ट हो जाए तो मुखिया को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ जा सकता है, उसको हटाया जा जी सकता है। यही है राइट टू रिकॉल जो है कि लागू है, ठीक है। तो जो उसके इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राइट टू रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा चाहे तो मुखिया को नहीं हटा सकते। इनडायरेक्ट लेकिन राइट टू सर रिकॉल इसके लिए कहाँ एप्लीकेशन देना पड़ेगा सर? उसको ब्लॉक में, ये तो बाट में हटाएगा ना ये, या इसमें एप्लीकेशन की जरूरत कहाँ है? बाट है उसके में असहमत हो जाएगा, जाके उसके ब्लॉक में हाँ ब्लॉक में एप्लीकेशन सब देकर वीडियो के उसको, पास देगा। हाँ उसको वापस करवा सकता है। जो पंचायती राज पदाधिकारी है ब्लॉक में उसको देकर एप्लीकेशन दिया जा लिख सकता देना है। पड़ेगा, हम्म? लिख देना पड़ेगा ना साइन देते कि हम लोग हटाना हाँ चाहते हैं। लिखित उसको देना हाँ पड़ेगा। लिखित। उसके बाद फिर उसका बुलाया जाएगा वार्ड मेंबर को कि आप आइए, किसके मुखिया जी के पक्ष में कौन है, हाथ खड़ा करें। जो मुखिया जी के अगेंस्ट में है वो हाथ खड़ा करें, जो जीतेगा वो हटेगा। तो राइट टू रिकॉल है, बिहार में भी लागू है, ये बात सही है। हम्म। कहाँ कौन कौन सा और राज्य है? बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है। हाँ महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिहार, ये हरियाणा, अभी राजस्थान। पेपर में आया था सर, मैं देख रहा था पेपर में, बहुत दिन का बात नहीं है, 10-15-20 से काम महीना करने के बाद। इलेक्शन के समय ये बहुत चर्चा में भी था, ये राइट टू रिकॉल है। उसमें बिहार का नाम देखे तो हमको आश्चर्य लगा कि अरे। हाँ, वो डायरेक्ट राइट टू रिकॉल फिर लागू नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट राइट टू रिकॉल बिहार में लागू है, ये बात सही है, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 का ये प्रावधान है। पहले देखो, बिहार पंचायती राज अधिनियम ये खाप 1993 पंचायत था। के बारे में पूछता है सर, एक बार पूछा है शायद, बिहार में खाप पंचायत क्या होते हैं? अरे खाप पंचायत बिहार में नहीं है भाई। खाप पंचायत नहीं का मतलब बिहार के एग्जाम में पूछा है, नहीं ये नहीं पूछ रहे हैं कि बिहार में है, हाँ 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 मतलब हाँ, बता एग्जाम दे, में पूछ लिया। बता दे। खाप पंचायत का पंचायती राज से कोई लेना देना नहीं है। खाप पंचायत टोटली डिफरेंट है पंचायती राज से। उसको ना कोई संवैधानिक दर्जा है, ना उसको कानूनी मान्यता है, उसको कुछ मान्यता नहीं है, ठीक है। ये खाप पंचायत जो है हरियाणा और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में खास करके लागू है। जैसे कि समाज में मान लो लड़का लड़की शादी कर लिया तो उसके खाप को उसके लिए जो है कि सारे गांव वाले को पेट में दर्द होने लगता है, इसे कैसे लव मैरिज कर लेगा। तो फिर सब लोग क्या करेंगे, मीटिंग बैठाएंगे बूढ़े लोग, ठीक है। उसमें तय किया जाएगा कि इसको समाज से बहिष्कार करते हैं, इस लड़का लड़की का, ठीक है। ये ये है, चर्चा में आया था कृषि बिल जब वो विरोध में हो रहा था तब भी, या एक समय उसमें भी आया था शायद। देखो देखो देखो, हमेशा रहता है चर्चा में। ये होता क्या जब है। कहीं शादी ब्याह बता रहे हैं ना, जब कहीं हो जाता बड़ा घटना तो वो आ जाता उधर में, राजस्थान हरियाणा में। हाँ राजस्थान वगैरह में आता है, ठीक है, बताते हैं। एक्चुअली खाप पंचायत को इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हम लोग गांव में पंचायती करते थे ना पहले, जी वही पंचायती का नया नाम उत्तर प्रदेश में जाकर के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में खाप पंचायत हो जाता है।
और कुछ नहीं है ये खाप पंचायत। जैसे खाप पंचायत जो है कि किसान बिल के समय क्यों आया था चर्चा में, कि खाप पंचायत डिसीजन लेता था कि हमको किसान बिल का समर्थन करना है, कि हम लोगों को मतलब गांव में पंचायती बैठता था, पंचायती में ये तय होता था कि गांव से कितना युवा जाएगा, आज इस टोला से लोग जाएंगे, इस टोला से इतना जो है कि राशन भेजा जाएगा, इतना ट्रॉली ट्रैक्टर जो है कि जाएगा, उसके बाद फिर अगले टोला के लोग आएंगे, एक बार वो बॉर्डर पे जाएगा, फिर वो लोग घूम के आ जाएगा, फिर दूसरा लोग को भेजा जाएगा। यही जो है कि उसके अंदर डिसाइड किया जाता था। ठीक है, तो ये वही है खाप पंचायत, एक तरीके का पंचायती जिसको बोलते हैं। ठीक है, और जो 10 राज्य का नाम है कृपया करके लिख लें जहां पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं है। ठीक है, वो है आंध्र प्रदेश, नोट कर लें इसको। आंध्र कोची प्रदेश सर 243 M, 243 जहां पे जो है कि पंचायती राज लागू नहीं है वहां पे पैसा लागू है। पैसा कानून कल पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, पैसा एक्ट 1996 में जो है कि 10 राज्य में अभी लागू किया गया है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है कि जो राज्य हैं, राज्य के कुछ क्षेत्र हैं, मतलब पूरा राज्य नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो पैसा अधिनियम है, पैसा कितना में लागू है सर? 10 राज्यों में लागू है। नोट कर लो, नाम नोट 10 करो। राज्य में। पैसा एक्ट 1996 10 राज्य में लागू है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। हो गया 10 राज्य। इसमें पैसा एक्ट लागू है 96 वाला। 1996 का पैसा एक्ट लागू है। सर मेघालय है, ये मेघालय, मिजोरम, ये सब में कौन असम, सा था? मेघालय, तमिलनाडु में यह जो है कि परिवर्तनीय नहीं है। वो जब पढ़ाएंगे डिटेल में, उसका डिटेल में जिक्र करेंगे। अभी कृपया करके खाली नाम लिख करके याद रखा करें इसको। ठीक है, तो एक सेकंड, आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को 2 काम करना है। एक तो जाकर के घटना चक्र से इसको बनाना है, दूसरा जो है कि लक्ष्मीकांत ये पढ़ना है, या पॉलिटिका और कोई किताब से निकाल के पढ़ना है। ठीक है, और आपको हम लिस्ट भेज देंगे, लिस्ट को याद करके आइएगा। ठीक है, तो चले। हाँ बोलिए। सर हाँ, 243 M के अंतर्गत 10 भी लिखवा है, यहाँ पंचायती राज लागू नहीं है। इसके कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, वहाँ पे पैसा एक्ट लागू है। वो कल पढ़ाएंगे, इसको हम डिटेल में बताएंगे। इसका पूरा क्या डिटेल। पंचायती राज का संबंध एसएचजी ग्रुप से हो रहा है सर कि नहीं, है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? एसएचजी ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप से का कोई रोल है पंचायती राज में? पंचायती राज में सेल्फ हेल्प ग्रुप का कोई रोल तो डायरेक्ट नहीं है। इसका मतलब पंचायती राज के मुखिया जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या लेना देना है? डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन पंचायत को मजबूत करने के लिए, वहाँ के आर्थिक विकास के लिए ये बहुत जरूरी है सेल्फ हेल्प ग्रुप का होना। ये अलग टॉपिक है, ये पंचायती राज अलग टॉपिक है। हाँ तो ठीक है सर, ठीक है, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन का ला सके, मतलब जो नहीं बनता है हाँ पंचायत के लिए। बना के देखिए, और जो नहीं बनेगा फिर पूछिएगा। अब ठीक, बनाइएगा सब तो लोग से जरूर। अपील है सर। कल आप लोग जरूर बना के लाइए इसके क्वेश्चन को, घटना चक्र जाके बनाइए। हाँ सर। ठीक है, उसमें घटना चक्र में देखो कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि तुम्हारा इससे होगा, क्या कहते हो, स्थानीय स्वशासन वाला चैप्टर होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन नगर निगम वाला आएगा। नगर निगम पढ़ाए नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 12वीं अनुसूची में कुल 18 सब्जेक्ट है नगर निगम वाले में, उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ाया आज, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, नगर निगम वाला तो अगर नहीं बने तो टेंशन नहीं लेने का कि नहीं पढ़ाया गया है, नहीं बन रहा है। पैसा एक्ट से संबंधित डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि डिटेल अभी पढ़ाई नहीं है उसका। बाद में पंचायती राज वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है जी सर, रिक्वेस्ट था सर कि मेंस वाला जो है ना वो नोट्स नहीं मिला है सर। एक बार ठीक है, बोलते हैं किसी को, ये सर, एक बार सर नोट्स केवल हमको मिल जाता बोल सर देंगे, बेहतर रहता।